हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं, ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स। बच्चों, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर भी है लेकिन इजी चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो वेदर से रिलेटेड, एयर से रिलेटेड और सीज़न से रिलेटेड जो कि हम जानते हैं। बस हमको जो है जोग्राफिकल रीज़न उसके पीछे क्या है वो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए आज ये जो चैप्टर है ये मैं टेक्स्ट बुक्स के थ्रू ही आपको समझा रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि इसी से जो है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले के जितने भी ज्योग्राफी के चैप्टर्स आपके मैंने सेंड की वो आपको वीडियोस के थ्रू सेंड की थी क्योंकि उसमें कुछ ऐसी क्रिटिकल चीज़ें थी जो वीडियो के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों, हमने फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ चैप्टर ज्योग्राफी का कर चुके हैं। 3 चैप्टर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। आज मैं आपको ये थर्ड चैप्टर करवाने जा रही हूँ। फोर्थ चैप्टर मैंने पहले आप लोगों को इसलिए करवाई थी क्योंकि वो जो मुझे लगा कि स्ट्रक्चर ऑफ द ओशियन फ्लोर जो था, जैसे हमने सेकेंड चैप्टर पढ़े पहले अर्थ के बारे में, और फिर अगर मैं फोर्थ चैप्टर आपको करवाऊंगी तो वो उससे रिलेटेड था, उसी से रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने फोर्थ चैप्टर पहले करवा दी थी। आज मैं आपको थर्ड चैप्टर करवाने जा रही हूँ ज्योग्राफी का, ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स। मुझे उम्मीद है, आई होप कि आप लोगों को ज्योग्राफी के लेसन्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। बच्चों, प्लीज़ 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 ज़रूर लेसन्स को समझो अच्छे से, जो इतनी मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं। अगर आप लोग इनको नहीं समझोगे, नहीं देखोगे, तो फिर आपके साथ साथ में हमारी भी मेहनत जो है वो पूरी रायगा हो जाएगी। तो ये जो है ना ज्योग्राफी के लेसन समझने के लिए मैं इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा ना हार्ड ज्योग्राफी के आंसर्स याद करने में बच्चों को दिक्कत आती है, हार्ड पड़ता है। तो अगर ये लेसन आपके अच्छे से समझे हुए रहेंगे तो आंसर्स भी आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर, ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स। अब बच्चों, ह्यूमिडिटी इस वर्ड का मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी मतलब नमी, यानी वेटनेस इन द एयर, और क्लाउड्स तो आपको पता है बादल। तो अब ये जो ह्यूमिडिटी है और क्लाउड्स है, इनका क्या रिलेशन है और कैसे ह्यूमिडिटी अफेक्ट करता है क्लाउड्स बनने में, ये आज हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पेज पे ही आपको 3 पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी, जिसमें फर्स्ट पिक्चर जो है वो आप लोगों को मेरे ख्याल से ये जैसे रेगिस्तान में, राजस्थान वगैरह का जो एरिया होता है, तो उसमें जो है किस तरीके से गर्मी का सीजन होता है, गर्म हवा चलती है, लू चलती है। फिर इसके बाद में देखो, मतलब रेगिस्तान जैसे एरिए में जो है हवा बहुत ज़्यादा गर्म होती है, वहाँ पे लोग लूज कपड़े पहनते हैं। फिर इसी के साथ में देखो आपको हमारे एरिया जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, मुंबई जैसा, कि जहाँ पे जो है बिल्कुल हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, गर्मी भी है, ज़रा नमी भी है। और जो थर्ड पिक्चर है वो जैसे कश्मीर वगैरह प्लेसेस की आपको दिखाई दे रही होगी, जहाँ पे बहुत बर्फ पड़ी हुई है, ठंड है और गर्म कपड़े जो है लोग प्रिफर करते हैं। तो अब ये वेदर में जो चेंजेस हैं अकॉर्डिंग टू द एरियाज, तो ये किस वजह से और किस तरीके से होते हैं, यही हमको आज इस लेसन में पढ़ना है कि जब एरियाज का डिफरेंस होता है तो हवा में हमारी जो एयर है उसमें भी कैसे चेंजेस आते हैं, कैसी तब्दीली आ जाती है, वो आज हमको इस लेसन में पढ़ना है। तो फर्स्ट देखो यहाँ पर दिया गया है कि जनरली वी कीप टॉकिंग अबाउट द वेदर कंडीशंस। हम हमेशा वेदर कंडीशंस के बारे में बात करते रहते हैं ना, अरे भाई आज तो बहुत गर्मी है, कितनी गर्म हवा चल रही है। फिर कोई एरिया ऐसा रहेगा तो वहाँ पे लोग बोलेंगे अरे आज तो हवा में बहुत नमी है एकदम। जैसे अभी बारिश वगैरह के सीजन में देखो, अक्सर बारिश होने से पहले एटमॉस्फेयर थोड़ा सा कूल हो जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि अरे कितना अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया है, नमी आ गई है हवा में। और अगर जैसे कि
बारिश हो जाती है, जैसे हमारे सर्दी का मौसम होता है, ठंडी होती है, तो अरे भाई कितनी कड़ाके की ठंडी पड़ी है। इस तरीके से जो है हम अपने ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, अपने कन्वर्जेशंस के थ्रू हम ये वेदर का डिस्कशन करते रहते हैं। इससे हम ये जो हॉट और वेट और कूल, मॉइस्ट, ये सब वर्ड्स की वजह से हम जो है ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। कन्वर्जेशन के थ्रू हमारे वेदर के बारे में बातचीत, वेदर कंडीशन के बारे में बातचीत करते रहते हैं। वी कीप टॉकिंग अबाउट द वेदर कंडीशन। वी कैन आइडेंटिफाई द वेदर कंडीशन थ्रू द कन्वर्जेशंस अबो। जैसे ऊपर हमने पिक्चर्स देखे ना कि जैसे रेगिस्तान इलाके में वो लोग आपस में क्या बातचीत करेंगे कि अरे भाई कितनी गर्मी है, बहुत गर्म हवा चल रही है, चलो घर चलें। अब जैसे नमी वाला इलाका, जैसे मुंबई जैसा एरिया जो है, वहाँ पे लोग कैसी बात करेंगे, अरे आज तो गर्मी भी हो रही है, थोड़ी हवा में नमी है। और जहाँ पर ठंडी पड़ती है, बर्फ पड़ती है, वहाँ लोग कैसी बात करेंगे, उनका कन्वर्सेशन कैसा होगा। माँ चिल्लाएगी, अरे बच्चों बहुत ठंडी पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, लो गर्म कपड़े पहन लो। इस तरीके से जो है हमारे बीच में वेदर कंडीशन को लेकर कन्वर्सेशंस होते रहते हैं। वी एक्सपीरियंस द डैम्पनेस और ड्राइनेस इन द एयर थ्रू आउट द ईयर। डैम्पनेस यानी कि अगेन ह्यूमिडिटी यानी जैसे नमी, और ड्राइनेस यानी कि सूखापन, खुश्की। हवा में जो है नमी है या खुश्की है, ये हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं पूरे साल भर में। कभी तो हमको ठंडी लगती है, कभी तो हमको गर्मी लगती है साल भर में। द चेंजेस ऑकरिंग इन द वेदर कंडीशंस in desert areas, coastal areas and mountainous areas is evident from the figures। ऊपर जो हमने फिगर्स देखे कि किस तरीके से डेजर्ट एरियाज में कंडीशन अलग है, कोस्टल एरिया जैसे हमारा मुंबई का इलाका जो कोस्टल एरिया है ना, यहाँ पे नमी होती है हवा में, तो यहाँ पे कैसी कंडीशन है वेदर की। और माउंटेनियस एरियाज जैसे हिमालय वगैरह, कश्मीर के नज़दीक जो पहाड़ है बर्फीले, वहाँ पे कैसा है। तो ये हमने देखे ऊपर फिगर्स में देखे कि कैसे वेदर कंडीशन जो है वो अलग अलग यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है, चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। जैसे राजस्थान जो है वो ड्राई और हॉट एयर वाला रीजन है। यहाँ पर जो है मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, जो एयर में होती है वो शायद ही होती ही नहीं, वहाँ पे नमी नहीं होती, वहाँ पे गर्म हवा होती है ना, लू होती है। तो जितना ज़्यादा गर्मी रहेगी मॉइस्चर कम होगा। तो यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए वहाँ पे मॉइस्चर होता ही नहीं है हवा में, और लोग जो है वो कॉटन के ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं गर्मी से बचने के लिए। लेकिन कश्मीर जैसा एरिया जो है, कश्मीर में वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, एकदम कोल्ड होता है, और हवा बहुत ही ड्राई होती है, वहाँ पे नमी नहीं होती है हवा में, ड्राई होती है हवा, और कोल्ड भी होती है कश्मीर में। मॉइस्चर इज मिनिमल इन द एयर। अब यहाँ पर जो एयर में जो मॉइस्चर है वो थोड़ा बहुत होता है, नमी, क्योंकि हमने देखे ना कि एयर जो है वो कैसी है, ड्राई है ना, वेटनेस नहीं है उसके अंदर, और मॉइस्चर है मतलब कि उसके अंदर वेटनेस होता है। तो ये कश्मीर जैसे एरियाज में मॉइस्चर बहुत ही कम होता है। अब लोग जो है ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े वहाँ पर पहनते हैं। अब लेकिन मुंबई जैसा एरिया, हमारा एरिया, यहाँ पर तो बहुत ही गर्मी भी होती है और ह्यूमिड, यानी यहाँ पे हवा में नमी होती है। यहाँ पे समंदर का किनारा होता है ना, तो यहाँ पे हवा में नमी होती है और गर्म भी होता है। देयर द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इज वेरी हाई इन द एयर। अब यहाँ पर जो वेटनेस है एयर में, मॉइस्चर यानी वेटनेस ऑफ द एयर, वो उसका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। इन एडिशन इफ डार्क क्लाउड्स कवर द स्काई द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इंक्रीजेज। अगर काले घने बादलों ने अगर आसमान को घेर लिया, इसका मतलब कि जो मॉइस्चर, जो कंटेंट है एयर का, वो जो है इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। The above discussion, the words hot, moist, cool, etc. show the condition of the air। अब हमने ये वर्ड्स पढ़े, कोई जगह पर बहुत ही गर्म है, हॉट है, कोई जगह पर नमी है, मॉइस्ट है, कोई जगह पर कूल है यानी ठंडी है। तो ये जो एयर की जो है अलग अलग कंडीशंस हमको दिखा रहा है। ये गर्मी, सर्दी, नमी, ये सब किस वजह से हो रही है, एयर की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रही है, एयर, हमारे अराउंड जो एयर है, जो हवा है,
उसकी कंडीशन, जो डिफरेंट कंडीशंस है, उसकी वजह से ये सारी चीजें हमको फेस करनी पड़ती है। दे रिलेट टू द कंटेंट ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर। अब हवा में भी जो एक खास उसका कंटेंट है, हवा में तो बहुत सारे कंटेंट होते हैं ना, जैसे गैस होते हैं और भी बहुत पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उन्हीं सब के साथ में मॉइस्चर ये भी एयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जिसकी वजह से ये चीजें होती है। मॉइस्चर इन द एयर इज इनविजिबल। अब ये हवा, हमको हवा ही नहीं दिखती, हवा में ये मॉइस्चर जो है ये भी दिखाई नहीं देता है। मॉइस्चर है, वेटनेस इन द एयर हम फील कर सकते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। बट इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर विच इज टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिस्कसिंग द वेदर ऑफ अ प्लेस। लेकिन मॉइस्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, किसका, मेजर कंपोनेंट है एयर का, जो हमको, अगर हम वेदर डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी जगह के बारे में, तो फिर मॉइस्चर के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर मॉइस्चर को समझे तुम किसी भी जगह का वेदर डिसाइड नहीं कर सकते। फॉर प्रेसिपिटेशन टू ऑक्योर इन एनी प्लेस, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिपिटेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जो मतलब कि हवा में जो भी गैस है या जो भी वेपर है, उससे जब पानी बनता है, वाटर वेपर से जब पानी बनने का जो प्रोसेस होता है, या फिर तुम इजीली ये समझ लो कि बादलों से बारिश होने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो जो वाटर वेपर है उससे पानी बनने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन किसी जगह पर तभी हो सकता है जब प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। अगर हम चाहते हैं कि प्रेसिपिटेशन हो, बारिश हो, तो मॉइस्चर उस हवा में होना बहुत जरूरी होता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे पढ़ते हैं इवापोरेशन के बारे में। अब हमने प्रेसिपिटेशन पढ़े, अब हम पढ़ते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन तो बच्चों आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे कि ये वो प्रोसेस होता है जो पानी से भाप में बदलता है, स्टीम में बदलता है, या फिर वाटर वेपर में बदलता है। अभी तुमने देखे होंगे कि जो हमारे ये बड़े बड़े समंदर हैं, अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओशियन फ्लोर पढ़े ना, उसमें तुमने देखे ना कि समंदर किस तरीके से लेवल, सी लेवल हमने देखे थे। तो अब जो हमारे ओशियंस है, जो समंदर है, यहाँ पर क्या होता है कि सनलाइट की वजह से पानी भी गर्म होता है। जब पानी गर्म होता है तो पानी से भाप बनने का अमल शुरू होता है, प्रोसेस शुरू होता है। तो ये जो पानी से स्टीम बन रहा है, जो वाटर वेपर बन रहा है, स्टीम को ही ज्योग्राफिकल वर्ड्स में क्या कहा जाएगा, वाटर वेपर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन, उसी को हम कहते हैं इवापोरेशन। और फिर जब इवापोरेट होता है वाटर वेपर, और वाटर वेपर जमा होते हैं, और उससे जब पानी वापस बनता है, यानी बारिश होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। है ना, हमने अभी ऊपर पढ़े ना प्रेसिपिटेशन। इज इट क्लियर टू यू कि प्रेसिपिटेशन क्या है और वाटर वेपर इवापोरेशन क्या है? ठीक है, प्रेसिपिटेशन और इवापोरेशन, यानी इवापोरेशन के बाद का प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन। ओके, इवापोरेशन जब पानी जो है गर्म होकर वाटर वेपर बनता है, और वाटर वेपर कलेक्ट होने के बाद अगेन जब वो वाटर में, यानी एज इन द फॉर्म ऑफ रेन वो कन्वर्ट होता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और वाटर वेपर बनने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। Evaporation is the process of converting water into steam or water vapor. Because of the sun's heat, the water on the earth gets कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। है ना, अब मैंने पहले बता चुके हैं आप लोगों के, सन की हीट की वजह से जो है पानी से भाप बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है, इसलिए पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन इज डिपेंडेंट ऑन द ड्राइनेस, टेम्परेचर एंड द स्पीड ऑफ द विंड। अब ये जो इवापोरेशन का जो प्रोसेस है, ये भी किस पर डिपेंड होता है कि कितना ड्राइनेस है, यानी जितनी ज़्यादा हवा में ड्राइनेस रहेगी। टेम्परेचर, दूसरी चीज़ है टेम्परेचर, यानी कितना ज़्यादा वहाँ के टेम्परेचर है। एंड द स्पीड ऑफ द विंड, और हवा कितनी स्पीड में घूम रही है। तो ये तीनों चीज़ों
पर इवापोरेशन डिपेंड करता है, यानी कि अगर किसी एरिया में इवापोरेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे ज़्यादा वाटर वेपर बनता है, और किसी किसी एरिया में जो है इवापोरेशन स्लो लेवल पर होता है, कम होता है। तो क्यों? ये डिपेंड करता है ड्राइनेस ऑफ द एयर, टेम्परेचर ऑफ द एरिया एंड द स्पीड ऑफ द विंड। ओके, इफ द एयर इज ड्राई एंड हॉट द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस, है ना, अभी मैंने बताया ना, अगर ड्राई रहेगा, हॉट रहेगा, गर्मी रहेगी तो इवापोरेशन ज्यादा होगा। अभी तुमने भी देखे होंगे ना कि तुम जब अभी समझ जाओ तुम चाय कोई पका रहे, ठीक है, तो अब अगर तुमने गैस पर चाय रखे, तुमने गैस के जो स्पीड है वो एकदम फास्ट रखे हैं, तो फिर वो ज़्यादा उबलती है और ज़्यादा धुआं निकलना शुरू होता है। लेकिन अब अगर तुमने बंद कर दिए, ठीक है, तो बंद कर दिए, अगर वहाँ पे रोशनी उसको हीट नहीं मिल रही है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी भाप कम होना शुरू हो जाती है। करेक्ट? तो इन द सेम वे अगर हॉट और ड्राई रीजन है तो वहाँ पे इवापोरेशन का प्रोसेस इंक्रीज होता है, ज़्यादा होता है, और अगर ड्राई और कोल्ड एयर है तब भी इवापोरेशन वहाँ पर चलता रहता है, यानी ड्राइनेस यानी खुश्की तो है एटलीस्ट, लेकिन इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, फिर भी इवापोरेशन हो सकता है। ऑन द अदर हैंड इवापोरेशन ऑक्योर्स वेरी स्लोली इन मॉइस्ट एयर, लेकिन अगर हवा में नमी होती है, मॉइस्ट एयर होती है, तो फिर इवापोरेशन बहुत ही स्लो होता है। समझ में आया? ड्राई और हॉट रीजन में इवापोरेशन बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, और ड्राई और कोल्ड एयर होती है वहां पर भी इवापोरेशन होगा, लेकिन उतना तेजी से नहीं होगा। लेकिन अगर हवा में नमी है, मॉइस्ट है, तो फिर तो इवापोरेशन बहुत ही स्लो होगा। अब देखो क्या होता है, इफ द वेलोसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द एयर इज हाई देन इवापोरेशन ऑक्योर्स रैपिडली। अगर वेलोसिटी और टेम्परेचर दोनों ही ज़्यादा होंगे, यानी हवा की थिकनेस और टेम्परेचर दोनों ही अगर ज़्यादा होंगे, तो फिर इवापोरेशन बड़ी तेज़ी से ऑक्योर होता है, रैपिडली यानी बहुत कंटिन्यूसली ऑक्योर होता है। इफ द विंड इज ब्लोइंग स्लोली एंड द एयर इज कूलर देन इवापोरेशन ऑक्योर्स स्लोली। अगर हवा स्लो ब्लो कर रही है, स्लोली चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता, हवा में तेजी नहीं है, यानी कि एंड द एयर इज कूलर, और हवा बहुत ठंडी है, तो फिर इवापोरेशन भी स्लो ऑक्योर होता है। समझ में आया आप लोगों को कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और हवा में थिकनेस ज़्यादा होगी तो फिर इवापोरेशन भी बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन अगर हवा स्लो चल रही है और हवा ठंडी भी है, टेम्परेचर कम है, तो फिर इवापोरेशन भी स्लो होता है। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक पे। देखो अब तक हमने क्या पढ़े? अब तक हमने देखे कि अलग अलग एरियाज़ के हिसाब से हमको वहाँ की जो एयर है उसमें चेंजेस नज़र आते हैं। करेक्ट? कहीं पर गर्मी हो रही है, कहीं पर हवा में नमी है, कहीं पर तो बहुत ही ठंडी हो रही है। तो ये सब डिस्कशंस हम जब करते हैं तो ये जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, हॉट, मॉइस्ट, कूल, ये सारे वर्ड्स ना किस पर डिपेंड करते हैं? एयर पर। ये सब एयर में जो चेंजेस होते हैं ना, उसकी वजह से हमारे ये डिस्कशंस में भी चेंजेस आते हैं। अब एयर का एक मेजर कंपोनेंट है मॉइस्चर। ये मॉइस्चर की ही वजह से हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं एयर में, वो जो है इस पर डिपेंडेंट है। हमारे जो वेदर में चेंजेस होते हैं वो इसी पर डिपेंडेंट होते हैं। किसकी वजह से? मॉइस्चर, कि कितनी हवा में नमी है। हवा में नमी कम रहेगी मतलब कि वहाँ गर्मी हो रही है, हवा में नमी ज़्यादा है मतलब वहाँ पर ड्राइनेस नहीं है, थोड़ा कूल है और एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अब इसी तरीके से ना हमने पढ़े प्रेसिपिटेशन और इवापोरेशन के बारे में। अभी देखो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से रिलेटेड है कि सनलाइट की वजह से क्या होता है कि पानी जो हमारे अर्थ का 71 पार्ट, देखो हमने 4th चैप्टर में पढ़े, इसीलिए मैं ये 3rd चैप्टर आपको बाद में पढ़ा रही हूँ क्योंकि 4th चैप्टर से भी ये अब रिलेटेड है। तो अब जो हमने पढ़े कि 71 पार्ट जो पानी से हमारा घिरा हुआ है अर्थ का, तो जब सनलाइट की वजह से ये पानी गर्म होता है ना, तो पानी क्या करता है? भाप बनने का प्रोसेस शुरू होता है। भाप बनने की वजह से ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। अब जब भाप जो है थोड़ा ऊपर फ्लोट होता है और जमा हो जाता है, तो वो वापस से
पानी में कन्वर्ट होता है, जो गैसियस स्टेट है वहाँ से वो पानी में वापस से कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन। तो हमने देखे कि ये जो इवापोरेशन है ये अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे अगर एरिया ड्राई और हॉट है तो वहाँ पे इवेपोरेशन भी ज़्यादा होता है, हाँ बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर एरिया जो है वो कूल है तो फिर अगर वहाँ पे मॉइस्चर है तो फिर वहाँ पर इवेपोरेशन कम होता है, स्लोली होता है। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमिडिटी इन द एयर। अब ह्यूमिडिटी देखो क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड इट्स ह्यूमिडिटी। अब हमने पढ़े ना, इवापोरेशन की वजह से पानी क्या बनता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है पानी। तो ये जो वाटर वेपर हवा में है उसका जो प्रोपोर्शन है एयर में इज कॉल्ड इट्स ह्यूमिडिटी। उसको जो है उसकी ह्यूमिडिटी यानी उसकी नमी, हवा में नमी, ये इस वाटर वेपर की ही वजह से होती है। तो उसे जो है हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड इट्स ह्यूमिडिटी। समझ में आया बच्चों? अब ये ह्यूमिडिटी का जो प्रोपोर्शन है ना, ये डिपेंड करता है ड्राइनेस और डैम्पनेस की वजह से। ड्राइनेस यानी अगर हवा में ज़्यादा खुश्की, जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर है अगर वो ड्राई है तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पर जो है वाटर वेपर की कमी है, तो वाटर वेपर का प्रोपोर्शन वहाँ पे कम होगा। लेकिन अगर डैम्पनेस है, नमी है, ज़्यादा नमी है, तो फिर वहाँ पर वाटर वेपर का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ द ड्राइनेस और डैम्पनेस ऑफ द एयर डिपेंड्स ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर। वो जो है वाटर वेपर के प्रोपोर्शन पर डिपेंड करता है। समझ में आया? इसलिए हमने ये इवापोरेशन का जो डेफिनेशन था ये हमने पहले पढ़े कि इवापोरेशन होता है, उसकी वजह से हवा में वाटर वेपर आता है, ये वाटर वेपर की वजह से जो है एयर में ह्यूमिडिटी बनती है यानी कि नमी बनती है। समझ में आया? अब ये प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर अगर ज़्यादा है मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, अगर प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर कम है मतलब ह्यूमिडिटी कम है। समझ में आया? अब ये डिपेंड करता है ड्राइनेस और डैम्पनेस पे। ड्राइनेस यानी हवा एकदम खुश्क है, गर्म हवा, और डैम्पनेस यानी हवा जो है वो उसमें नमी है। तो ये इस पर डिपेंड करता है एरिया वाइज। एयर कैन होल्ड मॉइस्चर इन स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक टेम्परेचर ओनली। अब हमारी जो हवा है ना वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारा मॉइस्चर जो है वो होल्ड करती जाए, वाटर वेपर जितना भी बनता जाएगा सब वो कंट्रोल करती जाएगी, ऐसा नहीं है। एक स्पेसिफिक क्वांटिटी हवा की जो है स्पेसिफिक क्वांटिटी पर स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही जो है उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। एयर कैन होल्ड मॉइस्चर इन स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। समझ में आया? यानी कि उसकी क्वांटिटी फिक्स है कि मतलब हाँ भाई चलो इतना ही मॉइस्चर एयर जो है वो होल्ड कर सकती है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पर। ठीक है? ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वो होल्ड कर सकती है। एज एयर कूल्स डाउन, अब जैसे जैसे हवा ठंड होती जाती है इट्स मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूसेस, उसकी मॉइस्चर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। दिस इम्प्लाइज दैट वार्मर एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन कोल्ड एयर। इससे हमको ये पता चलता है कि जो गर्म हवा है वो ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है बनिस्बत कोल्ड एयर के, ठंड हवा के। यानी ठंडी हवा में मॉइस्चर नहीं होता है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ही कम होती है, और गर्म हवा में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसलिए हमारा जो मुंबई का एरिया है देखो, क्योंकि ये कोस्टल एरिया से लगकर है, यहाँ पर पानी नज़दीक जो है, यहाँ पर तुम्हारा जो इवापोरेशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर जो है नमी हवा में ज़्यादा फैली हुई है और यहाँ की हवा भी क्या है, गर्म है। तो इसलिए यहाँ पर इसको मॉइस्चर होल्ड करने का जो कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है। अब बनिस्बत इसके तो मुंबई से दूर के थोड़ा एरिया में चले जाओ जो कोस्टल एरिया नहीं है, अगर कोल्ड एयर है तो वहाँ पर उसकी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है। ठीक है? एट अ सर्टेन टेम्परेचर द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर बिकम्स इक्वल टू द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट।
अब एक टेम्परेचर पर यानी एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है कि जब एयर की जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो हवा में पहले से जो मॉइस्चर है उस प्रोपोर्शन के इक्वल हो जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। यानी हवा में जो पहले से मॉइस्चर है और उसकी जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ द एयर, उसको कहा जाता है सैचुरेशन ऑफ द एयर। तो बच्चों ये डेफिनेशन ना आप लोगों को याद रखनी है कि सैचुरेशन ऑफ द एयर क्या होता है, कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हवा में मॉइस्चर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो उसमें पहले से जो प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर है उसके इक्वल हो जाती है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ द एयर। अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए ना हमको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि एक स्पंज लो, उस स्पंज को ट्रे में रखो और उस ट्रे पर जो है थोड़ा थोड़ा करके स्पून से पानी डालो। अब स्पंज पे जब तुम पानी डालोगे तो वो स्पंज क्या करेगा बताओ? वो पानी को सोक करेगा। अब पहले पहले तो वो पानी को सोक करेगा, लेकिन बाद में जब उसकी होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो फिर वो क्या करेगा? वो पानी जो है बाहर बहने लगेगा, वो पानी जो है बाहर गिरने लगेगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हमको समझाने के लिए बताया गया है कि जितनी कैपेसिटी इस स्पंज की थी होल्ड करने की तो उसने उसको होल्ड करते गया, ठीक है। लेकिन जब उसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो गई तो फिर उसने क्या किया? पानी जो है वो बाहर छोड़ दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ना हमको ये चीज समझ में आती है। देखो ये जो ऊपर का पैराग्राफ है ना, ये पूरा ये जो स्पॉन्ज का एक्सपेरिमेंट हमने किए, ये पैराग्राफ यही बताता है कि लेट सपोज दैट द एयर इज लाइक द पीस ऑफ स्पॉन्ज। हमको यही समझना है कि एयर भी जो है वो इस स्पॉन्ज के पीस की तरह है। अब जितने तुमने उसके अंदर कितने चम्मच पानी डाले, कितने चम्मच पानी पे वो एब्जॉर्ब हुआ और कितने चम्मच पानी से वो पूरा फुल हो गया, वाटर कैपेसिटी पूरी हो गई, ये तुम अपने ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो। तो ये तुम अपने ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो, ठीक है। लेकिन जब उसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो गई तो फिर उसने क्या किया? पानी को जो है बाहर छोड़ना शुरू कर दिया। दिस इम्प्लाइज दैट द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पॉन्ज इज फुलफिल्ड। उससे हमको पता चला कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है स्पॉन्ज की वो पूरी हो गई। दिस मेक्स इट सैचुरेटेड। इससे हमको पता चला कि वो क्या हो गया है? सैचुरेटेड हो गया। यहाँ पे तुमको इसकी मीनिंग समझ में आ गई। सैचुरेटेड मीन्स इट इज fulfilled. Similarly, when the proportion of moisture in the air exceeds its vapor holding capacity, precipitation in the form of rain or snow occurs on the earth. इसी तरीके से जब हवा में moisture का proportion जो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है, वेपर होल्डिंग कैपेसिटी है, उससे अगर वो बढ़ जाता है, एक्सीड कर जाता है, तो फिर प्रिसिपिटेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश की सूरत में या फिर स्नो की सूरत में अर्थ पर प्रिसिपिटेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। समझ में आया? हमने पहले तो इवापोरेशन देखे कि जिसकी वजह से वाटर वेपर हवा में आया, ठीक है। अब वाटर वेपर आ गया तो अब वाटर वेपर ऐसा नहीं कि जितना भी आता जाएगा हवा जो है उसको होल्ड करती जाएगी, नहीं, हवा की भी एक कैपेसिटी है उस वाटर वेपर को होल्ड करने के लिए, जैसे ये स्पॉन्ज की थी, ठीक है। अब लेकिन जब अगर ये जो मॉइस्चर है हवा का, ये अगर उसकी होल्डिंग कैपेसिटी से बढ़ जाता है तो फिर प्रेसिपिटेशन का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाता है, यानी इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश की सूरत में वो जमीन पर आना शुरू हो जाता है, बारिश होने लगती है। द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। अब ये भी ना हर जगह के हर हवा के हिस्से की हम ये नहीं बोल सकते कि हवा में इतनी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, नहीं, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर कि उस एरिया का टेम्परेचर कैसा है। क्योंकि हमने पढ़े कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाटर वेपर भी ज्यादा बनेगा क्योंकि इवापोरेशन ज्यादा होगा वहां पर। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है जहां पर, तो फिर वहां पर जो है वाटर वेपर ज्यादा नहीं बनता है।
समझ में आया? क्योंकि वहां पे इवापोरेशन ज्यादा नहीं होता है, तो इसलिए हर जगह पर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी एक जैसी नहीं है। ये डिपेंड करता है उस एरिया के टेम्परेचर पर। हायर द टेम्परेचर हायर इज द होल्डिंग कैपेसिटी। जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतनी ज्यादा उस मॉइस्चर की होल्डिंग कैपेसिटी होगी उस एरिया की। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एज वी गो हायर इन द स्काई द एयर बिकम्स कूलर। हमने पढ़े ना कि जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पे जाते हैं वैसे वैसे वहां की हवा ठंडी होती जाती है। इसलिए देखो अक्सर लोग जो है छुट्टियों में हिल स्टेशंस पे जाते हैं। क्यों हिल स्टेशंस पे जाते हैं? ऊंचाई पर है तो वहां का एटमॉस्फेयर कूल होता है। सो एज पर दिस रूल एज वी गो हायर द वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर विल डिक्रीजेस। इस अब क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर एटमॉस्फेयर कूल होता जाता है तो ऊंचाई पर उनका वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, वेपर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है, वो भी कम हो जाती है, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर तो कूल है। हमने क्या पढ़े कि टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, करेक्ट। अब एटमॉस्फेयर कूल है तो फिर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होगी, डिक्रीज होगी। ये सब जो है ना ये हमको इस टेबल से आगे समझ में आएगा, लेकिन हमको अभी ये टेबल नहीं करना है क्योंकि तो आपका जो है कुछ पोर्शन जो है जो रिड्यूस हुआ है अभी 8th स्टैंडर्ड का, आप लोगों ने भी सुने होंगे। तो उसमें ज्यादातर करके हर लेसन का ये जैसे गिव इट अ ट्राई और ट्राई दिस, कैन यू टेल, ये जो अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट जो ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चंस वगैरह जो है ना वो सब ओमिट कर दिया गया है, तो इसलिए हम इस टेबल को अभी नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे एयर है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हर जगह की एक तरीके की नहीं होती है। एट 15 डिग्री सेल्सियस द कैपेसिटी ऑफ 1 क्यूबिक मीटर एयर इज टू होल्ड 12.8 ग्राम ऑफ मॉइस्चर। इस अगर 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये सेल्सियस शो करता है टेम्परेचर को, तो अगर 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 1 क्यूबिक मीटर एयर की कैपेसिटी कितनी होगी? 12.8 ग्राम। किसको होल्ड करने की? मॉइस्चर होल्ड करने की। इफ दिस अमाउंट ऑफ वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड। अगर ये अमाउंट ऑफ वेपर हवा में प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं द एयर इज सैचुरेटेड, यानी कि उसमें अगर इतना वेपर उसके अंदर है 1 क्यूबिक मीटर के हिसाब से एट दिस टेम्परेचर, तो फिर जो है मतलब हमने पढ़े ना सैचुरेटेड, यानी कि वो फुलफिल कर रहा है उसको। दिस ह्यूमिडिटी इन द एयर इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज। इस तरीके से हम ह्यूमिडिटी को जो है अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में। The amount of water vapor in 1 cubic meter of air is the absolute humidity of the air। यानी कि 1 क्यूबिक मीटर एयर में जो वाटर वेपर का अमाउंट है वो कहलाता है उसका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। क्योंकि हमने पढ़े ना कि टेम्परेचर तो हर जगह का अलग अलग होगा, करेक्ट। ह्यूमिडिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड है। टेम्परेचर ज्यादा है तो फिर ह्यूमिडिटी कम होगी, नमी कम होगी। टेम्परेचर कम है तो फिर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन 1 क्यूबिक मीटर में जो वाटर वेपर का अमाउंट है वो कहलाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। फॉर एग्जाम्पल द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर नियर कोस्टल एरियाज इज हायर देन एयर इन द इंटीरियर। अब तुम जब नमी जो है, जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो हमारी हवा में जो नमी होती है, अगर तुम कोस्टल एरियाज में जाओ, ठीक है, तुम समंदर किनारे जाओ तो समंदर किनारे देखो तुमको अक्सर हवा जो है मतलब उसमें नमी दिखाई देती है। तुमने देखे होंगे ना तुम्हारी स्किन भी एकदम चिकनी हो जाती है, वहां पे ऐसे चिपचिपी सी लगती है, करेक्ट, वो उस नमी की वजह से होता है। तो लेकिन उसी के बजाय तुम अगर इंटीरियर यानी अंदर की तरफ लैंड की तरफ आ जाओ तो तुमको उतनी ज्यादा नमी नहीं दिखेगी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज हायर इन द इक्वेटोरियल एरियाज। इक्वेटर तुमको पता होगा ना, इससे पहले भी हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जब पढ़े थे फर्स्ट लेसन में, मैंने बताई थी आप लोगों को इक्वेटोरियल रीजन।
तो इक्वेटर पर जितने भी रीजन्स है जो बिल्कुल सन को बिल्कुल फेस करते हैं, while it reduces as we move towards the इक्वेटोरियल रीजन में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमेशा ज्यादा होती है, while it reduces as we move towards the poles। लेकिन इक्वेटोरियल को छोड़कर अगर हम पोल्स की तरफ जाएं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, देखो ये भी मैं फिगर आप लोगों को फर्स्ट लेसन में बता चुकी हूँ, आप लोग इमेजिन करके समझ सकते हो बराबर से कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जहां पे सूरज की बिल्कुल सीधी रोशनी नहीं पड़ रही है, तो वहां पर जो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कम होगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर कम है। हाँ, the distribution of land and water on earth and the seasons also affect absolute humidity। अब absolute humidity भी हर जगह की एक जैसी नहीं होती है। लैंड कैसी है और वहां पर वाटर, पानी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अर्थ का, ये जो ओशियंस बने हैं, कॉन्टिनेंट्स बने हैं, और जो अलग अलग सीजन लैंड पर हमको देखने को मिलते हैं, ये भी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, ये असल में कि किसी जगह पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है उसका परसेंटेज है। ठीक है, अभी जैसे कि अगर तुमको कोई दुकान में जाते हो, दुकान वाला डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज में फर्क होता है ना, वैसे ही हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अगर हमको मालूम है किसी जगह की, तो हम उसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि उसका परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द अमाउंट नीडेड फॉर सैचुरेशन एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम वॉल्यूम। अगर किसी जगह का जहां पर टेम्परेचर एक जैसा है, वॉल्यूम उसका एक जैसा है, तो हम जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ये आप लोगों को याद रखना है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन वेपर होल्डिंग कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसके नीचे ना दो एग्जांपल्स दी गई हैं, जिसमें तुमको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दी गई है और वेपर होल्डिंग कैपेसिटी भी दी गई है। दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में रखो और रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड आउट करो। समझ में आया? इस तरीके से हम किसी भी जगह का ह्यूमिडिटी जो परसेंटेज है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये दो एग्जांपल्स दी गई है, जिसमें तुमको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी दी गई है और वेपर होल्डिंग कैपेसिटी भी दी गई है। तुमको क्या मालूम करना है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये एग्जांपल्स करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये तो हमने पढ़ चुके हैं ना कि अगर टेम्परेचर में फर्क आता है तो वाटर वेपर जो है, जो उसका जो अमाउंट है, जो उसकी क्वांटिटी है, उसमें भी चेंजेस आएगा। करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि अगर हमने पढ़े ना टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो वाटर वेपर है ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, ज्यादा भाप निकलेगी, और कम गर्मी होगी, कम टेम्परेचर रहेगा, कम वेपर बनेगा। करेक्ट, तो जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, वो टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है। सिमिलरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑल्सो चेंजेस। इसी तरीके से जैसे वाटर वेपर अमाउंट चेंज हो रहा है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी चेंज होती है। जनरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर इन द मॉर्निंग एंड नाइट। अब ये तुमने ऑब्जर्व की होगी कि जब सुबह में तुम उठो तो एटमॉस्फेयर कूल होता है, रात में एटमॉस्फेयर कूल होता है, हवा में नमी होती है। समझ में आया? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो मॉर्निंग और आफ्टरनून में ज्यादा होती है। मॉर्निंग और नाइट में ज्यादा होती है। इन द आफ्टरनून एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब क्योंकि दोपहर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, करेक्ट, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? एयर में डिक्रीज हो जाती है। समझ में आया? यानी सीजन पर ही ह्यूमिडिटी चेंज नहीं होती है, एक ही दिन में हम ह्यूमिडिटी का डिफरेंस भी फेस करते हैं। जैसे मॉर्निंग और नाइट में हमको ह्यूमिडिटी ज्यादा लगती है। क्यों ज्यादा लगती होगी बताओ? क्योंकि वो टाइम पे टेम्परेचर कम होता है।
लेकिन दोपहर में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नियर कोस्टल एरियाज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर एंड सो द एयर इज मॉइस्ट। अब जो कोस्टल एरियाज है, समंदर के किनारे के जो एरियाज हैं, वहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, इसलिए वहां पे हवा में नमी, मॉइस्ट भी जो है वो ज्यादा होती है। इन डेजर्ट एरियाज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस। अब जब कोस्टल एरियाज में ज्यादा है, लेकिन उसी की बनिस्बत तुम डेजर्ट एरियाज देख लो, अब वहां पे क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए ह्यूमिडिटी क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, क्योंकि वहां पे हवा में गर्मी भी ज्यादा है, ड्राइनेस है ना, ड्राइनेस है, इसलिए ह्यूमिडिटी क्या होती है, लेस होती है। ओके, अब इसके आगे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, लेकिन अभी हमको ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना है क्योंकि ये सब ओमिट करा दिया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट में क्या है। ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना 3.5 3.6 का, इसमें क्या किया गया है, पहले तो एक प्रेशर कुकर लिया हुआ है, प्रेशर कुकर में पानी उबलने रख दिया है। अब पानी उबलने के लिए जो सीटी है ना ऊपर, प्रेशर कुकर के ऊपर देखो उसकी विसल होती है, सीटी होती है, अब उसको हटा के जो भी एयर निकल रही है ना उसको, उसके ऊपर ढक्कन ऐसा पकड़ लिया गया है। अब जब ये जो धुआं, जो भाप निकल रही, जो स्टीम निकल रही है, जब वो उस ढक्कन को छूती है, सरफेस पर जाती है, तो क्या हो जाता है, वो भाप पानी में कन्वर्ट हो जाती है। करेक्ट। अच्छा, ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट इसने ये ग्लास का दिया है। इस ग्लास में उसने बर्फ के टुकड़े डाल दिया, या आप भी कर सकते हैं घर के अंदर। जब हम बर्फ के टुकड़े डाल देते हैं ना, तो बर्फ तो चलो पिघलता है अंदर, लेकिन ग्लास के बाहर आपने बहुत से पानी की छोटी 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 बूंदें आप लोगों को नजर आएगी। करेक्ट। तो ये जो है ना, ये जो भाप से पानी बनने का जो प्रोसेस है, ठीक है, ये कहलाता है कंडेंसेशन, जहां पे when the water vapor in the air comes in contact with the cold surface, कंडेंसेशन टेक प्लेस। अब जो हवा, ये किस वजह से होता है पता है, ये जो ग्लास के बाहर जो छोटी छोटी बूंदें बनी हैं, या फिर जो कुकर के ऊपर जो ढक्कन पकड़े हैं, अगर उसके ऊपर भाप से पानी ड्रॉपलेट्स बनते जा रहे हैं, ये हमारी हवा में, एयर में जो वाटर वेपर है, वो जब इसके कांटेक्ट में आता है तो उसकी वजह से कंडेंसेशन होता है। These droplets, यानी ये जो पानी की बूंदें, ड्रॉपलेट्स यानी पानी की बूंदें, फॉर्म ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, इसी वजह से ग्लास के बाहर ड्रॉपलेट्स आ गए हैं। अब फर्स्ट एक्टिविटी में भाप से जो कुकर की भाप निकल रही थी वो कूल डाउन हुई और कंडेंस्ड हुआ इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। करेक्ट। कंडेंस्ड होके हवा कंडेंस्ड हुई और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुई। और जो सेकेंड एक्टिविटी थी उसमें वेपर जो था हवा में वो कंडेंस्ड हुआ और वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ। तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, देखो ये हमको समझने में मदद करेगा। कंडेंसेशन, डेंसिफिकेशन और सब्लिमेशन, ये तीनों एक ही जैसी चीजें हैं लगभग। जो डेंसिफिकेशन है यानी थिक सरफेस से जो है वाटर ड्रॉपलेट्स बनने का जो प्रोसेस है, उसको कंडेंस जो हो जाता है, उसको जो थिकनेस आ जाती है एक तरीके से, ये सारे प्रोसेस एक ही जैसे हैं, कंडेंसेशन, डेंसिफिकेशन और सब्लिमेशन। The process of changing of water vapor in the air into water is called condensation और densification। देखो अभी मैंने आप लोगों को समझा दी थी कि वाटर वेपर जब हवा में, जो हवा में है, वो जब पानी में, पानी बनने का जो प्रोसेस है उसमें चेंज हो रहा है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन या फिर डेंसिफिकेशन। ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ वेपर गैस चेंजिंग इनटू सॉलिड स्टेट, यानी गैस जो है जब वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है। अब देखो, अब प्रोसेस कैसा होता है कि अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो पहले वो लिक्विड होता है, लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट होता है, और गैस है तो गैस पहले लिक्विड बनती है फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर से ये लिक्विड को हटा दे रहा है,
यानी कि जो प्रोसेस ऑफ वेपर, जो हवा में वेपर है यानी इन द फॉर्म ऑफ गैस, अगर वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। समझ में आया? इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिड्यूसेस इट्स वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑल्सो रिड्यूसेस। अगर टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है तो वेपर होल्डिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हो रही है। व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर बिकम्स 100%, वेपर स्टार्ट्स कंडेंसिंग। जब हवा में हमारा जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो अगर 100% हो जाती है, अभी हमने पढ़े ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो परसेंटेज में होता है, ह्यूमिडिटी का परसेंटेज जो फाइंड आउट हम करते हैं, अगर उसका परसेंटेज 100% है मतलब कि उसकी कैपेसिटी पूरी हो गई है, तो अब वो कंडेंसिंग के फॉर्म में आ जाता है। समझ में आया? एट दिस टाइम द टेम्परेचर ऑफ द एयर शुड बी एट ड्यू पॉइंट। तो उस टाइम पे जो हवा का टेम्परेचर है वो ड्यू पॉइंट पे होता है, यानी कि वो बिल्कुल लेस, ड्यू मतलब कि एक बूंद की तरह होता है। ठीक है? इट इम्प्लाइज दैट फॉर कंडेंसेशन टेम्परेचर शुड बी लो एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी मस्ट बी हाई। इससे हमको ये समझ में आता है कि कंडेंसेशन के लिए टेम्परेचर लो होना चाहिए और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होना चाहिए। समझे? नहीं, टेम्परेचर भले से कम रहेगा चलेगा, लेकिन जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए इस कंडेंसेशन के प्रोसेस के लिए। In the free environment, condensation of the vapor in the air occurs around fine particles, dust, salt, etc. in the air. अब क्या होता है कि फ्री एनवायरनमेंट जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है, जो वेपर ऑफ विद द वेपर इन द एयर, ये कब होता है? ये किसके अराउंड होता है? जो फाइन पार्टिकल्स एयर में, हमने पढ़े ना कि एयर के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे मॉइस्चर था वैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो ऐसे बहुत से जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अराउंड ये कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ड्यू, फ्रॉस्ट एंड फॉग आर द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन एट ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल यानी ज़मीन पर। ज़मीन पर जो है जैसे ड्यू हमने तुमने देखे होंगे सुबह सुबह के टाइम पे जब एकदम ठंडा एटमॉस्फेयर होता है, हवा में ह्यूमिडिटी भी होती है, उस टाइम पे शबनम के कतरे तुमने पत्तों पर देखे होंगे, जो प्लांट्स पर हैं या अलग अलग झाड़ हैं उनके ऊपर शबनम के कतरे दिखते हैं, उसी को ड्यू कहा जाता है। बूंदें, पानी की जो बूंदें बन जाती हैं, हालांकि बारिश नहीं होती है लेकिन पानी की बूंदें वहाँ पर नज़र आती हैं। फ्रॉस्ट यानी कि अभी जैसे जो बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ पे पत्तों के ऊपर बर्फ़ जमी होती है ठंडी की वजह से। तो सिर्फ ठंडी ही नहीं, ये ठंडी किस वजह से हो रही है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से हो रही है। फॉग यानी कि धुंध छा जाता है। तो ग्राउंड लेवल पर यानी ज़मीनी सतह पर ये सारी चीज़ें हमको कंडेंसेशन की वजह से देखने मिलती है। ड्यूज, फ्रॉस्ट एंड फॉग। ठीक है, तीनों चीज़ों का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। While clouds are a form of condensation at higher elevation. अब यही चीज़ ज़मीन के ऊपर हायर लेवल पे अगर तुम जाते हो ऊंचाई की तरफ, तो फिर कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो, हवा में वाटर वेपर तो है इवेपोरेशन की वजह से, करेक्ट। ये वाटर वेपर की वजह से ह्यूमिडिटी बन रही है, ह्यूमिडिटी से रिलेटिव ह्यूमिडिटी एरियाज की अलग अलग हो रही है। अब ये ह्यूमिडिटी देखो, अब ग्राउंड लेवल पर ह्यूमिडिटी के इफेक्ट से ड्यूज, फ्रॉस्ट और फॉग ये चीज़ें बन रही है, और हायर लेवल पर ऊंचाई की तरफ अगर हम जाए तो इसकी वजह से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। अब तुमको समझ में आया ह्यूमिडिटी और क्लाउड्स का रिलेशन? ये चैप्टर का नाम क्यों दिया गया है, ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स? क्लियर है सबको? समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से इसी वजह से क्लाउड्स बनते हैं, क्योंकि ये जो वाटर वेपर है जब एक लेवल पर ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये कंडेंस्ड होना शुरू हो जाते हैं और फिर क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है,
हाँ तो बच्चों, अब हम देख चुके हैं कि क्लाउड्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, है ना। ह्यूमिडिटी का क्लाउड्स बनने के पीछे क्या रिलेशन है ये हम देख चुके हैं। तो क्लाउड्स आर अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन एट हायर एलिवेशन, यानी जमीन से ऊंचाई की तरफ जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है तो उसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं। अब बताओ जमीन के लेवल पे क्या बनता है? यस, स्मोक, फ्रॉस्ट, फॉग, ड्यू, ये तीन चीजें जो है कंडेंसेशन की वजह से जमीन पर ही बनती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कंडेंसेशन ऑक्योर्स अराउंड माइन्यूट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। अब हमने पढ़े ना, एटमॉस्फेयर में जो है माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं, मॉइस्चर होता है, तो दे आर द पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इनके अतराफ, इनके अराउंड में जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। कंडेंस्ड वाटर और स्नो पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स आर वेरी फाइन एंड ऑलमोस्ट वेटलेस। अब ये जो क्लाउड्स में जो ये कंडेंस्ड वाटर होता है और जो स्नो पार्टिकल्स होते हैं क्लाउड्स में, बादलों में, ये बहुत ही, दे आर वेरी फाइन, यानी बहुत हल्के होते हैं ये, ऑलमोस्ट वेटलेस, यानी इतना के जैसे कि समझ जाओ कि उनका कोई वजन ही नहीं होता है, इतने हल्के होते हैं ये। दे आर वेरी फाइन पार्टिकल्स एंड सो क्लाउड्स फ्लोट इन द एयर। अब क्योंकि वो हल्का होता है इसी वजह से हवा में, बताए ना, बादल जो है वो हमको मूव करते हुए दिखाई देते हैं, फ्लोट करते हैं वो हवा में। ये किस वजह से? क्योंकि बादल जो है वो बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, कंडेंस्ड वाटर होता है, स्नो पार्टिकल्स होते हैं, ये बहुत ही हल्के होते हैं, इस वजह से क्लाउड्स जो है हवा में फ्लोट करते हैं। देखो ये फिगर देखो, जो रेन ड्रॉप होता है ना हमारा, उसका डायमीटर होता है 5 मिलीमीटर, इतना छोटा सा होता है रेन ड्रॉप। उससे भी छोटा फाइन पार्टिकल होता है, उससे थोड़ा और ऐसा जो है कंडेंस्ड वाटर पार्टिकल्स होते हैं इन द क्लाउड। तो ये तुमने देखे कि ये सर्कल जब रेन ड्रॉप का इतना बड़ा बता रहा है, तो फाइन पार्टिकल और ये जो कंडेंस्ड वाटर पार्टिकल है ये तो उससे भी कई गुना ज्यादा छोटे हैं, तो इस वजह से ये बहुत ही हल्के होते हैं, वेटलेस होते हैं। लैंड एंड वाटर गेट हीटेड बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि सन ही हमारा एक इकलौता माध्यम है, जरिया है, रिसोर्स है हीट का ऑन द लैंड एंड वाटर। लैंड पर भी सन की वजह से ही हीट होती है, वाटर जो ओशियानिक पार्ट है वहां पर भी हीट जो है वो सन की ही वजह से होती है, उन्हीं की वजह से वो गर्म होते हैं, हीटेड है। Air near the surface heats up, rises and becomes less dense. जो हवा जो है, एयर नियर द सरफेस, हमारी जमीन पर जो है हवा है वो गर्म होती है और फिर वो राइज होती है, ऊंची उठती है, एंड बिकम्स लेस डेंस। और जब वो ऊंचाई पर जाती है ना तो फिर वो इतनी गर्म नहीं होती है। हॉट एयर राइजेज अप। अब जो गर्म हवा है वो जो है ऊपर ऊंचाई की तरफ उठती है। एज इट गोज हायर द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिड्यूसेस। जैसे जैसे वो ऊपर, अब देखो हवा तो गर्म है, गर्मी की वजह से ही जो है हवा क्या हो रही है, अब ऊपर हो रही है। अब गर्म हवा जैसे जैसे ऊपर जाती है उसका टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है, एंड द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर रिड्यूसेस। और उसमें जो है मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस होती जाती है। यानी हमारी सरफेस पे, देखो बोलने का मतलब ये है कि अब सन की वजह से लैंड और वाटर तो गर्म हो ही रहे हैं, करेक्ट, उनको गर्मी मिल रही है। अब उसकी वजह से हवा में गर्मी आ रही है। अब हवा में जब गर्मी आती है तो जो सरफेस एरिया है, हमारी जमीन से लगकर जो एरिया है वहां पर की एयर डेंस होती है, थिक होती है थोड़ी। लेकिन जब ये गर्म हवा जैसे जैसे ऊंचाई पर जाती है और टेम्परेचर रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है, तो उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाती है, करेक्ट। ये हम पहले भी पढ़ चुके कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कीप्स इंक्रीजिंग, लेकिन जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ते जाती है। द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर टर्न्स इनटू वाटर एंड स्नो। और इस वजह से जो अब हवा जो ऊपर जा रही है तो उसका जो वाटर वेपर है
एटमॉस्फेयर में वो वाटर और स्नो में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द ड्यू पॉइंट लेवल ऑफ द दैट एयर, उस हवा का ये उस टाइम का ड्यू पॉइंट लेवल है, यानी कि ये लेवल पर वेपर वाटर में या फिर स्नो में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट लेवल ऑफ दैट एयर। द लेवल ऑफ कंडेंसेशन इज डिटरमाइंड बाय द वाटर वेपर इन द एयर। अब ये जो लेवल है कंडेंसेशन का, ये हवा में जो वाटर वेपर है उसी पे डिपेंडेंट है, उसी से डिटरमाइन किया जाता है। कीप इन माइंड दैट द फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द अल्टीट्यूड एंड वाटर वेपर। तो और ये भी बात ध्यान में रखो कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी जहाँ पे पानी बर्फ बन जाता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी डिपेंड करता है हमारे अल्टीट्यूड पर। अल्टीट्यूड हमने देखे जो लॉन्गिट्यूड्स वगैरह होते हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो ये जो हमारे अल्टीट्यूड्स हैं वो और उस वाटर वेपर, इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। Because of condensation, fine particles of ice and water floats in the air at a greater height. कंडेंसेशन की ही वजह से जो बर्फ के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, हल्के हल्के जो पार्टिकल्स होते हैं, एंड वाटर और पानी के फ्लोट इन द एयर एट अ ग्रेटर हाइट, तो ऊंचाई पर ना, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ये चीजें तैरने लगती है, यानी फ्लोट करने लगती है। दे एक्यूमुलेट अराउंड डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर एंड बिकम लार्जर इन साइज। और फिर क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जो हवा में फ्लोट कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल जो होते हैं हवा में, उनके अराउंड जमा होना शुरू हो जाते हैं, और जमा होते 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 दे बिकम लार्जर इन साइज, फिर वो बहुत बड़े हो जाते हैं। देयर एक्यूमुलेशन टुगेदर इज कॉल्ड अ क्लाउड। और इस तरीके से उनका एक साथ में पूरा जमा हो जाना क्या कहलाता है, क्लाउड कहलाता है। यानी इसी तरीके से हमारे क्लाउड बनते हैं। समझ में आया बात? यानी कि जब हवा जो है वो ऊपर ऊंचाई पर जाती है, जो वाटर वेपर है जो ऊपर ऊंचाई पर जाते हैं, अब उसमें क्या है, फाइन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो हल्के बिल्कुल वेटलेस हैं, फाइन पार्टिकल्स बर्फ के हो सकते हैं, वाटर के हो सकते हैं, वो फ्लोट करते रहते हैं एट अ ग्रेटर हाइट। तो अब जब कंडेंसेशन होता है ना, तो अब जब कंडेंसेशन होता है ना, तो कंडेंसेशन के टाइम पे क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल जो हवा में है उसके अराउंड, उसके अतराफ में ये कंडेंस्ड पार्टिकल्स जमा होने लग जाते हैं, ठीक है। अब ये जमा होते 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 ये बड़े साइज में हो जाते हैं, और जब एक साथ ये जमा हो जाते हैं तो इस तरीके से हमारा क्लाउड जो है, बादल जो है वो बनते हैं। बिकॉज ऑफ वर्टिकल फ्लो ऑफ द विंड दे फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर। और ये बादल देखो हमको तैरते हुए नजर आते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह फिरते हुए, आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। ये होता है वर्टिकल फ्लो ऑफ द विंड, हवा के चलने की वजह से, जो हवा जो है वो वर्टिकल जो सीधी चल रही है उसकी वजह से बादल भी हमको मूव करते हुए दिखाई देते हैं। दे फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर लाइक अ काइट विच फ्लोट्स इन द एयर एज इट मूव्स हायर एंड हायर। अब पतंग तुमने देखे कि पतंग को जो शुरू में उड़ाना तो मुश्किल होता है, हाँ, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चली जाती है फिर वो हवा में खुद ही, तुम धागे को नीचे पकड़े रहो, हवा में वो खुद ही जो है फ्लोट करती रहती है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएगी वैसे वैसे वो ज्यादा जो है फ्लोट करती है, मूव करती है। तो बिल्कुल वही किस्सा बादलों के साथ भी, द क्लाउड्स टू फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ वर्टिकल फ्लो। इसी वजह से बादल भी जो है इस वर्टिकल फ्लो की वजह से एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं। अब ये देखो, ये है हमारी बादलों की अलग अलग किस्में। जैसे जैसे देखो देखो, ये लो आल्टीट्यूड है, लो आल्टीट्यूड से मीडियम आल्टीट्यूड ऊंचाई पर, फिर हायर आल्टीट्यूड, इस तरीके से बादल जैसे जैसे ऊंचाइयों पर जाते हैं वो और हल्के होते जाते हैं, और जो है नीचे जब रहते हैं थोड़ा ठीक रहते हैं, लेकिन और ऊपर ऊपर ऊंचाइयों पर जैसे जाएंगे वो और हल्के होते जाते हैं और फ्लोट करते रहते हैं। तो ये जो है टाइप्स ऑफ क्लाउड्स है। बादल भी एक ही किस्म के नहीं होते, बादल भी अलग अलग किस्म के होते हैं, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड। क्लाउड्स आर फाउंड एट डिफरेंट अल्टीट्यूड्स अबोव मीन सी लेवल। सी लेवल हमने 4th लेसन में पढ़ा ना, हमारा जो ओशियानिक
लेवल है उसको जो है मीन सी लेवल एज्यूम किया गया है। तो उसी से हम किसी भी चीज़ की ऊंचाई, एलिवेशन और जो हाइट है वो मेजर करते हैं, करेक्ट। तो क्लाउड्स जो है वो भी डिफरेंट आल्टीट्यूड्स पर अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्लाउड्स विच फॉर्म एट ग्रेटर आल्टीट्यूड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेरी फाइन स्नो पार्टिकल्स। ग्रेटर आल्टीट्यूड जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, देखो हाई आल्टीट्यूड है ना, ये जो है बहुत ही फाइन पार्टिकल्स, बहुत ही हल्के पार्टिकल्स पर ये से बनते हैं, ठीक है। क्लाउड्स विच फॉर्म एट ग्रेटर आल्टीट्यूड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेरी फाइन स्नो पार्टिकल्स। बर्फीले जो पार्टिकल्स होते हैं उन हल्के बिल्कुल, उनसे ये बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑक्योर्स कॉन्जिक्यूटिवली इन द क्लाउड्स। ये जो प्रोसेस है ना इवापोरेशन का और कंडेंसेशन का, भाप बनना, पानी से भाप बनना, फिर भाप से पानी बनना, ये जो प्रोसेस है ना कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक, ये चलता रहता है इनमें। स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाउड्स कॉज रेनफॉल ऑन अर्थ। अब ये जितने भी बादल होते हैं ना, हर बादल से बारिश नहीं होती है, इसमें भी बादलों की खास किस्म है, एक टाइप है जिसकी वजह से बारिश होती है। द प्रोपोर्शन ऑफ वेपर इन इज मोर नियर द अर्थ सरफेस। अब हमको ये पता है कि अर्थ की सरफेस पर जो है वेपर का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा होता है। एज वी गो हायर अवे फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से जैसे जैसे हम ऊंचे जाते जाएंगे द अमाउंट ऑफ वेपर डिक्रीजेस, वेपर का अमाउंट जो है वो डिक्रीज होता जाता है। हैंस द क्लाउड्स एट अ लोअर आल्टीट्यूड आर लार्जर इन साइज। अब क्योंकि वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इधर नीचे सरफेस की तरफ ज्यादा है, तो इसलिए नीचे की तरफ जो बादल बन रहे हैं लोअर आल्टीट्यूड पे वो बहुत बड़े होते हैं। वाइल द क्लाउड्स आर हायर आल्टीट्यूड आर स्मॉलर, जबकि जो हायर आल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर और उससे ज्यादा ऊंचाई पर जो क्लाउड्स बन रहे हैं वो स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, क्योंकि वहां पर वेपर, अमाउंट ऑफ वेपर क्या है, कम है। कर समझ में आया। अब देखो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। अब टाइप्स ऑफ क्लाउड्स को भी ना 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, उनका क्लासिफिकेशन किया गया है इनटू 3 टाइप्स, ठीक है, 3 मेन टाइप्स, ठीक है। वैसे तो टोटल देयर आर 10 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स भी दिया गया एंड जनरल आल्टीट्यूड, यानी किस आल्टीट्यूड पर तुमको ये वाले क्लाउड्स देखने को मिलेंगे। जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन की गई है उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ क्लाउड्स जो है डिसाइड किया गया है कि आल्टीट्यूड की रेंज कितने से कितने तक है जहां पे हमको ये क्लाउड्स देखने को मिलेंगे। पहला है सिरस, सीरोस्ट्रेटस एंड सीरोक्यूमुलस। ये जो है हमको जो ये टाइप के क्लाउड्स है ये 7,000 से 14,000 मीटर्स की रेंज में जो है ये हमको क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। सी ये लो आल्टीट्यूड पर, ठीक है, सबसे नीचे 7,000 टू 14,000, ये इतना 7,000 टू 14,000 की रेंज में सिरस एंड क्या नाम था, सीरोस्ट्रेटस, सीरोक्यूमुलस, ठीक है। फिर सेकेंड है मीडियम आल्टीट्यूड पर 2,000 टू 7,000, ओके, 2,000 टू 7,000 आल्टोस्ट्रेटस, आल्टोक्यूमुलस, ठीक है, आल्टोस्ट्रेटस, आल्टोक्यूमुलस। सी हियर मीडियम आल्टीट्यूड पर भी 2 लाइन बनी हुई है, तो जो नीचे की लाइन है ये दीज आर मीडियम आल्टीट्यूड पर बनने वाले जो क्लाउड्स हैं, इस तरीके से दे आर आल्टोस्ट्रेटस, आल्टोक्यूमुलस। अब लेस देन 2,000 यानी 2,000 टू 7,000 की रेंज में हमने देखे, लेकिन 2,000 से कम रेंज में और कौन से बनते हैं, स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस एंड निम्बोस्ट्रेटस। स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस एंड निम्बोस्ट्रेटस, ये 2,000 से कम रेंज, ये हमने देखे ना 14,000 से 2,000 की रेंज होगी। और फिर उसके बाद है द एक्सटेंट कुड बी वेरिएबल। अब यानी इनकी ऊंचाइयों का कोई अंदाजा नहीं रहता, एक्सटेंड नहीं रहता है,
लिमिट नहीं रहती है, वो अलग अलग लिमिट होती है। वो है क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है, क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस, ये अलग टाइप के क्लाउड्स हैं। तो इस तरीके से टोटल 10 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स हैं, उनको अलग अलग आल्टीट्यूड्स के हिसाब से डिवीजन में डाला गया है। अब देखो, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट आल्टीट्यूड्स इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो है अलग अलग आल्टीट्यूड्स पर अलग अलग क्लाउड्स जो है वो बनते हैं। आफ्टर ऑब्जर्वेशन वी कैन डिवाइड दीज क्लाउड्स इनटू 3 मेन टाइप्स, अभी हमने देखे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड के हिसाब से जो है हम लोग उसको 3 मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। द हाइट फ्रॉम द बेस of the cloud is taken into consideration, ठीक है। If the clouds are at the altitude of 7,000 to 14,000 meter, then they are considered as very high clouds. उनको जो है बहुत ही हाई क्लाउड्स में कंसिडर किया जाता है। If they are at a altitude of around 2,000 to 7,000 meter, then they are considered to be medium cloud. Very high clouds मतलब ये बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ जितना रहेंगे उतना ज़्यादा वेपर उनको मिलेगा, तो उतने घने बादल बनेंगे, ठीक है। और लेकिन जो अब 2000 से 7000 मीटर की रेंज में है उनको कहा जाता है मीडियम क्लाउड। एंड इफ दे आर एट अ आल्टीट्यूड ऑफ लेस देन 2000, अगर 2000 से कम है आल्टीट्यूड में, देन दे आर लो क्लाउड्स, उनको जो है लो क्लाउड्स कहा जाता है। अब देखो हाई क्लाउड्स के बारे में। These clouds are mainly made up of ice particles. They can be classified into cirrus, cirrocumulus and cirrostratus. ये जो हाई क्लाउड्स है ये इसकी जो है ये आइस पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, इस वजह से जो है इनको क्लासीफाई किया गया है किसमें, हाई क्लाउड्स में। cirrus clouds are mainly wispy. Cirrocumulus clouds look like groups of small waves. Cirrostratus are like a bed sheet with wrinkles. They generally have a halo around them. अभी देखो ये हमने देखे ना यहाँ पर जो सीरो क्लाउड्स है वो बहुत ही विस्पी होते हैं, छोटे होते हैं। सीरो मतलब बड़े से फैले हुए होते हैं। और सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स जो है वो जैसे समंदर की कैसे लहरें होती है वैसे हमको लहरों की शेप में दिखाई देते हैं। और सीरोस्ट्रेटस जो है वो एक बेडशीट बिछी हुई जैसी रहती है, तो उसके जैसा दिखाई देते हैं। तो ये जो है ना उनके अंदर जैसे एक हॉलो स्पेस होता है, यानी खालीपन होता है, तो इस तरीके से ये हाई क्लाउड्स होते हैं। फिर इसके बाद है मीडियम क्लाउड्स। दीज इंक्लूड आल्टो क्यूमुलस एंड आल्टो स्ट्रेटस। मीडियम क्लाउड्स में ये दो चीज़ें आती हैं, हमने पढ़े 2000 to 7000 के बीच में। आल्टो क्यूमुलस आर इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स एंड हैव अ वेव लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो आल्टो क्यूमुलस है ये इनकी जैसे लेयर्स होती है, अलग अलग तह पर तह होती है, और जैसे वेव जैसे समंदर में लहरें होती है उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इनका। दे आर मोस्टली वाइट इन कलर एंड हैव अ ग्रे शेड। देखो ये मीडियम क्लाउड्स को ना ध्यान से पढ़ना है, इसका जो स्ट्रक्चर दिया गया है ना, उसकी जो डेफिनेशन दी गई है ये अक्सर पेपर में भी आती है कि एक्सप्लेन मीडियम क्लाउड्स। तो ये बहुत ही इजी भी है तुम्हारे लिए कि जो हमारे आल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स है वो लेयर्स के शेप में होते हैं और वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ये जो है मोस्टली वाइट कलर में होते हैं और ग्रे शेड होता है, वाइट ग्रे शेड होता है। आल्टो स्ट्रेटस आर नॉट वेरी थिक। लेकिन अब ये तो हमने पढ़े आल्टो क्यूमुलस के बारे में, लेकिन आल्टो स्ट्रेटस जो होता है वो उतना थिक नहीं होता है, ठीक है, थिन होता है। द सन कैन बी सीन थ्रू देम एज इफ सीन थ्रू अ मिल्की ग्लास। यानी कि जैसे एक मिल्की ग्लास होता है उसमें से कैसे हमको धुंधला सा दिखाई देता है, वैसे ही सूरज ये इतने थिन होते हैं बादल कि इसके पार से भी हमको सूरज की रोशनी पहुंच सकती है, ठीक है, यानी थिक नहीं होता है। कभी कभार जब बादल घेर लेते हैं तो बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है, तो वैसा यहाँ पर नहीं होता। ये जो है आल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स जो है ये थिक नहीं होते हैं, ये थिन होते हैं, इसके सूरज की रोशनी इससे पार भी हम तक पहुंच सकती है।
अब पढ़ते हैं लो क्लाउड्स के बारे में। दीज कंसिस्ट ऑफ 5 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। स्ट्रेटोक्यूमुलस हैव लेयर्स। अब देखो इसमें तो 5 किस्म है ना लो क्लाउड्स में, अलग अलग 5 टाइप्स है। पहला है स्ट्रेटोक्यूमुलस, इसमें क्या होती है, लेयर्स जैसा होता है, एक के ऊपर जैसे तह होती है। देयर कलर इज वाइट टू अर्थी। जमीन से हम देखते हैं तो हमको क्या लगता है, एकदम सफेद कलर लगता है इसका। राउंड क्लस्टर ऑफ क्लाउड्स कैन round cluster of clouds can be here. Stratus clouds also have layers. अब इसी में दूसरा टाइप जो है stratus, उसमें भी layers होती है। They are ash colored and their base is uniform. अब इनका जो कलर होता है ना ऐश के जैसा, यानी ग्रेइश कलर होता है इनका, जैसा राख का कलर होता है ना, ऐश यानी राख, राख के जैसा कलर होता है। एंड देयर बेस इज यूनिफॉर्म, उनका बेस जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। निम्बो स्ट्रेटस हैज थिक लेयर्स। अब इनमें देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्बो स्ट्रेटस, इसके जो ऐसा बिल्कुल थिक लेयर्स होते हैं। जैसे हमने पढ़े थे ना अभी इससे पहले, थिक लेयर्स नहीं होती है क्योंकि उसके आर पार सूरज की रोशनी हम तक पहुंच सकती है, लेकिन अभी थिक लेयर्स होने की वजह से यहाँ पे समझ जाओ अगर ये बादल हैं तो बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा। दे आर ग्रे ऐश इन कलर, इसका कलर एकदम डार्क ग्रे ऐश की तरह होता है। एंड कॉज कंटिन्यूस रेनफॉल एंड इवन स्नोफॉल, और यही वो बादल हैं जिसकी वजह से बारिश होती है और यहाँ तक के बर्फ भी पड़ सकती है, स्नोफॉल भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो देखो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच क्लाउड्स कॉज रेनफॉल, है ना, तो वो कौन सा क्लाउड है जिसकी वजह से रेनफॉल होती है, वो है निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। ठीक है, ये टाइप तुमको याद रखना है। अब क्यों कॉज करता है बारिश के, एक तो इसकी थिक लेयर्स होती है, बिल्कुल काले घने बादल होते हैं, और इसकी वजह से कंटिन्यू बारिश होती है। तुमने बारिश के टाइम पे अक्सर देखे भी होंगे कैसा अंधेरा जैसा छा जाता है, काले बादल घेर लेते हैं, हम बोलते हैं अरे काले बादल घेर आए, ठीक है, तो उसी की वजह से बारिश होती है। तो यहाँ पर जो है यही चीज बताई गई है। उस क्लाउड का नाम क्या है जिससे बारिश होती है, निम्बो स्ट्रेटस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। देखो बच्चों ये तो एक आंसर भी है, क्यूमुलस क्लाउड्स और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ये डिस्टिंग्विश में भी आता है, जरा ध्यान से देखेंगे इसको। पहले पढ़ते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स के बारे में। दीज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एक्सटेंसिवली फ्रॉम 500 मीटर टू 6000 मीटर ऑल्टीट्यूड। 5 मीटर से 6000 मीटर तक के अल्टीट्यूड में कौन सा क्लाउड बनता है, क्यूमुलस क्लाउड बनता है बड़े पैमाने पर। द वर्टिकल फ्लो ऑफ द एयर एड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज क्लाउड। अब जैसे जैसे हवा का वर्टिकल फ्लो होते रहता है उस तरीके से ये क्लाउड जो है बनते जाते हैं और बड़े बनते जाते हैं। दीज आर ह्यूज एंड डोम शेप्ड, ये जो है बहुत बड़े और एकदम डोम शेप्ड के होते हैं। दे आर ग्रे इन कलर, ये कैसे होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं। क्यूमुलस क्लाउड्स आर एन इंडिकेटर ऑफ प्लीजेंट वेदर। क्यूमुलस क्लाउड जब आते हैं तो ऐसा मतलब लगता है जैसे वेदर जो है बिल्कुल प्लीजेंट हो गया, अच्छा कूल एटमॉस्फेयर हो जाता है। The vertical expanse of these clouds increases so much that they turn into cumulonimbus clouds and bring rain. अब देखो ये भी एक क्लाउड है जिसकी वजह से बारिश होती है। अब क्या होता है कि क्यूमुलस क्लाउड्स जो है हवा के जो वर्टिकल फ्लो है उसकी वजह से ये क्लाउड्स और बढ़ते जाते हैं, और जब ये और बड़े हो जाते हैं तो फिर ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर इनकी वजह से बारिश होती है। ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के बारे में पढ़ते हैं। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक क्लाउड्स विच आर इंडिकेटर्स ऑफ थंडरस्टॉर्म। जो थंडरस्टॉर्म तुमने देखे होंगे, बिजली कड़कती है, बिजली कड़क के हवाओं के साथ बारिश होती है, तो वो इन क्लाउड्स की वजह से होती है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। दीज लुक लाइक ह्यूज माउंटेन्स, ऐसे लगता है जैसे बहुत से ऊंचे पहाड़ जैसे ये बादल होते हैं। दीज आर डेंस एंड डार्क इन कलर, ये जो है बहुत ही थिक, डेंस यानी थिक, बहुत ही घने और डार्क कलर के होते हैं। देयर इज थंडर अकम्पनीड बाय लाइटनिंग, अब इसमें जो है बिजलियां भी लाइटनिंग के साथ में थंडर, तेज बौछारें भी पड़ने लगती हैं और बिजलियां भी कड़कती हैं।
दे ब्रिंग रेन विथ स्टॉर्म, यानी बारिश जो है वो तूफान के साथ बारिश होना बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसी बारिश इसकी वजह से होती है। एंड मे समटाइम ब्रिंग हेल स्टोन्स, और इसी की वजह से कभी कभी पानी के टुकड़े, जैसे देखो बर्फीले पत्थर पड़ते हैं, हेल स्टोन्स उनको बोला जाता है, वो भी इसी की वजह से होता है। बट सच अ टाइप ऑफ रेन डज नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ऐसी बारिश बहुत देर के लिए नहीं होती है। करेक्ट। अब देखो ये जो हमने पढ़े ना, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड, इसकी वजह से जो है कंटिन्यूअस रेनफॉल होती है। देखो फर्क देखो इसके अंदर, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड जो है इसमें कंटिन्यूअस रेनफॉल होती है। करेक्ट। फिर हमने पढ़े क्यूमुलस क्लाउड्स, क्यूमुलस क्लाउड्स की वजह से भी बारिश होती है, और क्यूमुलस क्लाउड्स जब और ज्यादा बढ़ते जाते हैं तो फिर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में कन्वर्ट होते हैं। ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, इसकी वजह से बहुत तेज तूफानी बारिश होती है, कभी कभार पानी के पत्थर जैसे बर्फीले पत्थर भी पड़ते हैं, लेकिन ये बारिश बहुत ज्यादा देर तक नहीं रुकती। समझ में आया सबको? तो ये थी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। ओके, अब यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं आगे। द लार्जेस्ट ऑफ दीज क्लाउड्स ब्रिंग रेनफॉल अकम्पनीड विथ लाइटनिंग। ये तो हमने पढ़े कि जितने बड़े बादल ये होते हैं उनकी वजह से बारिश होती है, वो भी बिजलियों के साथ होती है। द टॉप पोर्शन ऑफ दीज क्लाउड्स हैज एन एनविल लाइक शेप। एनविल लाइक शेप जैसे जग वगैरह का होता है, वैसा शेप जो है इसके अंदर दिखाई देता है, इसका टॉप का जो पोर्शन होता है। The clouds have a positive charge at the upper end and negative charge at the lower end, and the land below them always has negative charge. देखो बहुत ध्यान दो कि इस क्लाउड का जो अपर एंड है, यानी ऊपर का जो हिस्सा है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। नीचे का जो हिस्सा है वहां पे नेगेटिव चार्ज है, और जमीन जो हमारी अर्थ है उस पर तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है ही, तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, लोअर एंड पर नेगेटिव चार्ज, और फिर जमीन का नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से जो लैंड का जो डिफरेंस है चार्जेस का, इलेक्ट्रिक चार्जेस के जो डिफरेंस है, उनकी वजह से जो है बिजलियां होती है। लाइटनिंग ऑक्योर्स लाइटनिंग अप द स्काई फॉर अ मोमेंट, यानी हमको ये लगता है ना कि अरे ये बादलों में ऊपर हमको ये करंट कैसे दिखाई देता है, बिजली कैसे बनती है ना। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है बच्चों, ये एक्चुअल में इसके पीछे ये जो ज्योग्राफिकल रीजन है इसको समझो कि ये जो बादल है, ये बादल इतने बड़े होते हैं कि ऊपर का जो हिस्सा है वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे का जो हिस्सा है वहां पे नेगेटिव चार्ज है, और जब जो हमारी जमीन है वो उसमें तो ऑलरेडी जो है नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव जब ये अटैक होगा एक तरीके से, तो फिर जो है इलेक्ट्रिक लाइटनिंग होती है। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फॉर्म्ड एंड लाइटनिंग ऑक्योर्स लाइटिंग अप द स्काई फॉर अ मोमेंट। The air around the lightning rises up because of the heat and this leads to a large thundering sound. तुमने बिजलियों के कड़कने की जो आवाज़ सुने होंगे ना, अब क्योंकि हवा जो है वो लाइटनिंग के साथ में जो है हवा तो रहती ही है, तो और बिकॉज ऑफ द हीट और गर्मी की वजह से ये जो है मतलब रोशनी के साथ साथ में हमको आवाज़ भी सुनाई देती है थंडरिंग की। समझ में आया? As compared to other clouds, the raindrops of these clouds are larger because they move up and down a lot of times and accumulate more and more water. अब जो हमने पढ़े कि जैसे निम्बो स्ट्रेटस से भी बारिश होती है कंटिन्यूस, करेक्ट, लेकिन जब ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स से जब बारिश होती है लाइटनिंग थंडरिंग के साथ, तो इसके जो ड्रॉप्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, मतलब मोटे मोटे कतरे गिरते हैं बारिश के। बिकॉज दे मूव अप एंड डाउन अ लॉट ऑफ टाइम्स, क्योंकि वो ऊपर नीचे होते रहते हैं बादल, एंड अक्यूमुलेट मोर एंड मोर वाटर, और इस तरीके से और ज़्यादा पानी जो है उसमें जमा होते रहता है। ड्रॉप्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एंड आर अनेबल टू फ्लोट इन द क्लाउड। अब क्योंकि ये जो ड्रॉप्स है जो बादल में बन रहे हैं वो बड़े से बड़े होते जाते हैं, और फिर अब क्योंकि अब बड़े होते जाएंगे तो फिर भारी हो जाएंगे।
हल्के रहेंगे तो फ्लोट करेंगे ना, भारी हो जाएंगे तो कैसे फ्लोट करेंगे। अब क्योंकि ये भारी हो जाते हैं इसलिए ये क्लाउड्स जो है फ्लोट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर वेट, क्योंकि वो भारी हो जाते हैं। दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन, और इस तरीके से वो बारिश की सूरत में नीचे आ जाते हैं। समटाइम्स द एयर इन द क्लाउड्स इज वेरी कोल्ड। अब तुमने देखे होगा ना बारिश में जो है हवा जो है वो बहुत ही ठंडी होती है। समटाइम द एयर इन द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर जो हवा है वो बहुत ही ठंडी होती है कभी कभार। समटाइम्स द एयर इन द क्लाउड इज वेरी cold. As a result, these drops freezes and fall in the form of hail. अब क्योंकि क्लाउड्स के अंदर की हवा कई बार बहुत ही ठंडी होती है इसलिए ये पानी क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, फ्रीज हो जाता है। ड्रॉप्स जो है वो फ्रीज हो जाते हैं और हेल स्टॉर्म की सूरत में नीचे आते हैं। समझ में आया। वी कॉल देम हेल स्टोन्स। उन पानी के जो पत्थर हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेल स्टोन्स कहते हैं। समझ में आया। देखो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मैंने बताई थी, देखो और ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है, ये जो है ना, पहले ये नीचे डॉम शेप का क्यूमुलस क्लाउड होता है, फिर और ये बढ़ते जाते हैं तो फिर ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है। और ये देखो ये जो ऊपर का अपर पार्ट है, अभी हमने पढ़े थे ना, एविल शेप क्या एंकिल शेप, सॉरी एनविल शेप, ठीक है। तो दिस इज लाइक एनविल शेप, ठीक है, ये जो अपर पार्ट है। तो इस तरीके से इसमें ऊपर अपर लेवल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, नीचे जो है नेगेटिव चार्ज होता है, और हमारी अर्थ जो है यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरीके से अलग अलग जो चार्जेस होते हैं उनके टकराने से बिजली बनती है, लाइटनिंग होती है। ओके, तो ये था हमारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के बारे में। और कई बार जो है इसमें बादल की जो हवा है वो इतनी ठंडी होती है कि बारिश का पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है, ड्रॉप्स जो है वो फ्रीज हो जाते हैं और वो हेल स्टोन्स की सूरत में फिर नीचे आते हैं, पत्थरों की सूरत में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बार बार वीडियो को देखकर लेसन को समझने की कोशिश करो, रीडिंग करो, तो इंशाल्लाह आंसर्स याद करने के लिए आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।